हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ रजनी पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इनका जन्म 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये इनकी कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ लिखे गए इनके उपन्यास हैं। पटकथाएं इन्होंने लिखी है रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। इन्हें सम्मान मिला है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। नए दौर की कविताएं कहानियां जब लिखी जा रही थी, उस समय बड़े ही श्रेष्ठ रूप में मन्नू भंडारी जी उभर कर आई हैं और इसी उथल पुथल के दौर में उन्होंने अपना एक श्रेष्ठ स्थान स्थापित किया। यहाँ जो हमने पढ़ने जा रहे हैं रजनी, ये उनकी एक पटकथा जो है उसका एक दृश्य है, जो कि बहुत पुराना दूरदर्शन का एक प्रसिद्ध धारावाहिक है जो कि प्रतिदिन दिखाया जाता था, और उस धारावाहिक का एक दृश्य हम यहाँ पाठ में पढ़ने वाले हैं। और ये उस समय का धारावाहिक, बहुचर्चित धारावाहिक है, जिस समय हम लोग और बुनियाद जैसे दूरदर्शन के धारावाहिक बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही चर्चित थे उस समय। रजनी जो कि एक स्त्री पात्र है, वो इस धारावाहिक के अंदर हमेशा एक हर अंक में नई कहानी होती है। हर कहानी जो होती है उसका विषय होता है हर अंक में एक नई सामाजिक समस्या। तो सामाजिक समस्या से पहली चीज़ तो ये कि हर अंक एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, पुराना अंक से नया अंक जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन उन सब में जो जोड़ कर रखने वाली कड़ी होती है वो होती है रजनी पात्र, जो कि स्त्री पात्र और इस धारावाहिक का मुख्य पात्र है, जो हमेशा हर अंक में एक सामाजिक समस्या को उभरने के तरीके बताती हैं। वो बहुत ही एक सशक्त महिला है, इंसाफ पसंद महिला है। और आज के अंक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रस्तुत अंक में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचने का प्रयास किया गया है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पाठ है रजनी। ये पाठ एक पटकथा है, ये आप ध्यान रख लें। तो पहले हम समझ लें पटकथा होती क्या है। पटकथा उसे कहते हैं जब हम किसी जैसे हम नाटक मंचन होता है तो उसके लिए नाटक लिखा जाता है, उसी प्रकार से अगर पर्दे पर किसी प्रकार की कहानी को उतारना है, धारावाहिक बनाना है या फिल्म बनाना है, तो उसके लिए पटकथा लिखी जाती है। तो रजनी एक पटकथा है जिस पर धारावाहिक बना हुआ है। अब इस पाठ में जब हम पढ़ेंगे तो पटकथा के अलग अलग दृश्य हैं। इसमें कुल 7 दृश्य बने हुए हैं। मुख्य पात्र इसमें रजनी है ही, साथ ही उसके सह कलाकार आते रहेंगे, जिसके द्वारा हम समाज की इस समस्या की ओर, जो शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिया गया है, उस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचने वाली है। चलिए पहला दृश्य हम देखते क्या है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है जिसमें महिला रसोई में व्यस्त है और घंटी बजती है और बाई दरवाजा खोलती और रजनी अंदर आकर बोलती है, लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना है क्या? लीलाबेन तुरंत रसोई में से अपने हाथ पोंछती पोंछती बाहर आकर बोलती, चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा उसका रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट है ना, और उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। अमित लीलाबेन का बेटा है। रजनी, अरे वाह, तब तो मिठाई खाकर जाऊंगी। और वो बड़ी ही उम्मीद के साथ होती है कि हाँ बिल्कुल, उन्हें पता है कि अमित तो इतना अच्छा पढ़ने में है कि या तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट नहीं भी आया तो सेकंड तो जरूर आ ही जाएगा वो, और मिठाई खाकर जाऊंगी। और लीलाबेन भी इसी बात पर हंसकर बोलती है, नहीं नहीं, वो बोलती है कि मिठाई तुम्हारे लिए हमने पहले ही मंगा कर रखी है। और मिठाई क्या मंगा कर रखी है उन्होंने? केसर या रसमलाई, जो कि अमित को बहुत पसंद है। रजनी बोलती है, देखो मुझे अपने घर में ही केसर की खुशगंध आ गई थी, बाजार का तो बहाना करके चली आई हूँ, वरना तुम तो मुझे काट देती। मतलब वो एक तरह से हंसते हंसते मजाक करती है, उनसे बोलती है कि मैं तुम्हारे बेटे को बधाई देने ही तो आई हूँ। लीलाबेन बोलती है, कैसी बात करती हो तुम, एक बार काट भी दूँ, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हें फ्लेट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊँ या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हें भोग नहीं लगा देता हम लोग खा थोड़े सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी, वो अपने बेटे के मन में रजनी के प्रति क्या प्रेम और सम्मान है उसे व्यक्त करती हुई हमें यहाँ पर बताती है। और दोनों ही महिलाएं आपस में हंसते हंसते बात करते करते हंसने लगती हैं। अब रजनी कहती है, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे चलकर क्या बनता है। मेधावी मतलब बहुत ही होशियार। वो अमित की तारीफ करती क्योंकि वो उसे जानती है। लीला बोलती, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। मतलब कि वही बोलती है क्योंकि व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति का सम्मान करता है, उसकी तारीफ करता है, तो वही के सभी लोगों के सहयोग से ही तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो वही बोलती है कि मेरा बेटा इतना होशियार है, आगे बढ़ रहा है, तो सभी लोगों के सहयोग से बढ़ रहा है। इतने में घंटी बज जाती है। लीला एक तरफ से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है, अमित अंदर आता है।
रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है उसके पास। अब रजनी बोलती, अमित की बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। वो अमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है और कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है। दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट कार्ड निकाल कर माँ की ओर फेंकते हुए, मतलब वो दुखी है। मतलब जो आशा थी शायद उसके विपरीत उसके परिणाम आए हैं। जो आशा थी उसके फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास आने की, फर्स्ट या सेकंड आने की, वो आशा के विपरीत शायद उसको परिणाम आए हैं, इसलिए वो इतना दुखी है। और दोनों में से अभी तक लीला या रजनी में से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया है। वो तो उसे बधाई देने और प्यार करने में लगी है। अमित बोलता, लो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था ना कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर बोलती है। मतलब वो बोलता है कि अपनी माँ से शिकायत करता है कि मेरा पूरा रिजल्ट बिगड़ गया है और इसका कारण वो अपनी माँ को बताता है कि तुमने मुझे मैथ्स की ट्यूशन नहीं लगवाई, इसलिए मेरा रिजल्ट बिगड़ा है। लीला बोलती है, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं किया था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले साफ सफाई के, वरना 95 तो मेरे तेरे पक्के हैं। मतलब वो इतने विश्वास के साथ बताती है कि उनके पिताजी ने, अमित के पिताजी ने घर पर आकर पूरा पेपर फिर से चेक करा था और उन्हें आशा थी कि 95 नंबर तो उन्हें आने ही हैं। रजनी बोलती है रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती। इंग्लिश में 86, 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम मैथ में ही है। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि इन सब विषयों में इतने अच्छे नंबर है और सिर्फ मैथ्स में, मतलब कि गणित में सबसे कम नंबर है। अमित गुस्से से और दुखी होकर बोलता है, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में रोना पड़ेगा, और वो रो पड़ता है। मतलब बार बार अपने माता पिता से ये शिकायत करता है कि मेरे सर ने कहा था कि ट्यूशन कर लो, लेकिन मेरी मम्मी ने ही मेरा ट्यूशन नहीं लगवाया। लीला बोलती है अपराधी की तरह सफाई देते हुए, मतलब उसे अपने ऊपर एक तरह से अपराध बोध होता है उसकी माँ को कि मेरा बेटा जो मुझ पर आरोप लगा रहा है शायद कहीं सही है, अगर मैं ट्यूशन करवा देती तो इसके नंबर ज़्यादा आते। तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे यह तो अंधेरा ही हुआ है कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। मतलब कि वो उसकी माँ अपनी समस्या बताती है कि तुम्हें अगर समस्या इंग्लिश में ज़्यादा थी, अंग्रेजी में ज़्यादा थी तो मैंने ट्यूशन लगवा दी, लेकिन गणित के लगवाना उनके सामर्थ्य में नहीं था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से वो अपने बेटे की सभी विषयों की ट्यूशन नहीं लगवा पाई। और वो बोलती है कि तुम्हारा पेपर अच्छा ही हुआ है फिर भी शायद तुम्हारे नंबर काट लिए गए हैं। रजनी बोलती है, रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वो रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास हटा लेती। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए बोलती, अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना, बस कुछ देर रुक कर। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक से किया था? अमित हाँ में सिर हिलाता कि हाँ। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों का जवाब तो नहीं देख लिए थे तुमने कि अगर ऐसा तो नहीं है भैया आपने पेपर में नहीं करके आए हो, शाम में तुम आंसर सवाल नहीं करके आए हो और बाद में तुमने पहले पेपर किताबों में आंसर देख लिए हो, उसके उत्तर देख लिए हो, या दोस्तों से उससे बात कर ली हो उस बारे में और घर आकर अपने पिताजी के सामने सही सही उत्तर बता दिए हो। अमित नहीं, जो कि त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। बच्चा अपनी सफाई देता है कि नहीं, मैंने इस तरह की कोई गलती नहीं करी है, मैंने बिल्कुल सही सही सवाल करे घर आकर भी जो अपने पेपर में करे हैं। रजनी, मैथ्स के सर कौन है, गणित के सर कौन है पूछती है। अमित बोलता है मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तो कह रहे थे सर, मतलब बताता कि मुझे भी सर ने कहा था ट्यूशन लेने के लिए। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर है इसके 96, मतलब 96 नंबर आए थे उसको। 96 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगर इतने अच्छे नंबर थे तो फिर उसे ट्यूशन की बात क्यों कही गई? ट्यूशन की बात तभी कही जाती है कि जब बच्चा अगर पीछे है, पढ़ने में कमज़ोर है तो कहा है, तो फिर भी ठीक है।
लेकिन अगर 96 नंबर वाले विद्यार्थी को ट्यूशन की बात क्यों कही जाए? रजनी, उसके बाद भी कहते थे ट्यूशन ले लो। अमित बोलता, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका, तो अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब मिलता है। मम्मी की नकल उतारते हुए बोलता है कि मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। मतलब कक्षा में 6ठा स्थान उसे प्राप्त हुआ है, कभी वो प्रथम या द्वितीय स्थान से नीचे कभी नहीं गया। और ये सारा आरोप अपनी माँ के ऊपर लगा देता है कि माँ ने उसको मैथ्स की ट्यूशन, गणित का ट्यूशन नहीं लगवाया। पर रजनी मूल समस्या को समझने में लगी हुई है। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू, जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों ट्यूशन लो? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। वो उसको समर्थन करती है उसकी मम्मी का रजनी, और बताती है कि उसकी माँ ने जो करा वो सही करा। अमित, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहे और बार बार कहे तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। मतलब ये बात स्पष्ट अब सामने आने लगी है कि यहाँ योग्यता नहीं, केवल ट्यूशन का सवाल है नंबरों के साथ। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं? वो प्रश्न करती है अमित से। तो अमित बोलता, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तो मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाके लड़, क्योंकि ये गलती किसकी है? उस शिक्षक की गलती है, जिसने कि बच्चे को पूरा पेपर करने के बाद भी कम नंबर दिए हैं। और इसका कारण क्या है? कि उनसे यहाँ ट्यूशन नहीं लिया। ये शिक्षा को एक तरह से व्यवसायीकरण करने की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका कि हम सभी को समाज में पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए ट्यूशन नहीं ली? मम्मी से लड़ रहा हो, जाके सर से लड़ो। और अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 ग्लासों में शिकंजी बनाकर लाती है, अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है तो रजनी भुड़कती है, मतलब उसे डांटती है। रजनी, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी खत्म करके बोलती है, कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। मतलब वो अमित के साथ अमित के स्कूल जाएगी और वहाँ इस सारे माजरे को समझेगी। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत चली आइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। मतलब अगर शिकायत करी किसी शिक्षक की गलती होने पर तो शिक्षक उसको सुधारने के बजाय गुस्सा करेगा, ये कहना है अमित का। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करे इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा क्या करना। मतलब वो विवशता बताती है अपनी। रजनी बात को बीच में ही काट कर गुस्से से बोलती, यानी वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करे हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं? सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे मेरी तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे गए हैं। ये तो सभी का अधिकार है, जैसे कि हम सभी परीक्षा देते हैं तो हम सभी को अधिकार होता है कि हम उस कॉपी को देख सके, फिर से चेक कर सके कि हमारे नंबर किस बात के कटे और कहाँ कटे हैं। अमित झुंझला कर मतलब चिढ़ कर बोलता है, बात बता तो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से बोलती, ठीक है तो अब बैठ कर रो तुम माँ बेटे दोनों। दंदनाती वहाँ से निकल जाती है और दोनों के चेहरे पर असहाय भाव होता है कि वे कुछ कर नहीं सकते हैं। लीला, अब यह रजनी कोई मुसीबत न खड़ी कर दे, उसे चिंता है कि अगर रजनी के स्कूल की कुछ बोलने या किसी कदम को उठाने से उसके बेटे के साथ भविष्य में कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। इस चिंता में रजनी घुल जाती है। ये दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है और जो नया दृश्य है स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, इस दृश्य को हम इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।